इस वीडियो के अंदर हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इसका लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है, उसका रिएक्शन देखेंगे, उसका प्रिंसिपल देखेंगे और उसका प्रोसीजर भी हम यहाँ देखेंगे। उसके साथ साथ रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, रोल ऑफ सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, इसका रीज़न देखेंगे, सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या रोल है। उसके साथ साथ हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट हम देखेंगे, उसका रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट टेस्ट इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टेस्ट क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके साथ साथ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को डिस्कस किया था और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट भी। तो यहाँ इससे पहले जो टेस्ट हमने देखा था लिमिट टेस्ट को, उसके अंदर दोनों भी लिमिट टेस्ट में, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के अंदर, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के अंदर एक टर्बिडिटी फॉर्म हुई थी, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ था, ओपेलेसेंस फॉर्म हुआ था, जिसके अंदर हमने उसकी प्रेसिपिटेशन की टर्बिडिटी की क्वांटिटी को चेक किया था कि स्टैंडर्ड के अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा है या सैंपल के अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट और कंक्लूजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, ये दोनों भी कलर रिएक्शन है। इसके अंदर कलर फॉर्मेशन होता है। इससे पहले जो लिमिट टेस्ट थे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, वहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ था, टर्बिडिटी फॉर्म हुई थी। यहाँ कलर फॉर्म हो रहा है। तो इस लिमिट टेस्ट के अंदर, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल के अंदर हम कलर इंटेंसिटी चेक करेंगे सैम्पल सॉल्यूशन यानी टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ आयरन की इम्प्योरिटी किसी भी सैंपल में डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि इसमें आयरन इम्प्योरिटी कितनी है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो आयरन की इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो जैसे दूसरे लिमिट टेस्ट में सबसे पहले हमने रिएक्शन देखा, उसके साथ उस रिएक्शन को सामने रखकर हमने उसका प्रिंसिपल लिखा, वैसे ही हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देखेंगे कि आयरन जो है जो फेरस फॉर्म में, ये जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और थायोग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला इजीली हम याद रख सकते हैं कि जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला है, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम किया और यहाँ SH अटैच किया, तो ये एसिटिक एसिड के साथ ये सल्फ़र, जिसको थायो से हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो SH ऐड किया तो ये बन गया थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये इसके दो मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो फेरस आयन के साथ रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर जो रिएक्शन मीडियम है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो 20% सिट्रिक एसिड है। और जो मीडियम की कंडीशन मेंटेन करना है वो अल्कलाइन कंडीशन में इसको रिएक्शन को करवाते हैं। और ये अल्कलाइन कंडीशन जो मेंटेन होती है वो अमोनिया के ज़रिए से इसको मेंटेन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम। इसका रिएक्शन मीडियम जो रहेगा वो अल्कलाइन होगा, जिसको अमोनिया से हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ रिएक्शन होगा जो फेरस आयन के बीच में, फेरस आयन है ये थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ 20% सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और अमोनिकल अल्कलाइन कंडीशन में ये रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, CH2COO- ट्वाइस Fe2+। ये है पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोलेट का कॉम्प्लेक्स। पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ
फॉर्म होगा। तो इसका रिएक्शन बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं। आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है 20% सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम के अंदर, जिसके बाद जो है पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म होता है। और इस तरीके से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ये रिएक्शन को देखकर हम इजीली इसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हम सेम वर्डिंग्स यूज़ करेंगे, तो हम एक लिमिट टेस्ट के अगर प्रिंसिपल हमारे माइंड में रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन माइंड में रहेगा, तो सिर्फ रिएक्टिंग कंपोनेंट चेंज करेंगे और ये हमारे माइंड में रखेंगे कि रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है। ये अगर मालूम रहा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है या कलर फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ अगर याद रही तो इसका प्रिंसिपल बहुत इजीली हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसी टर्म से, इसी लाइन से हम जो है प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन तो जैसे हमने बताया वैसे यहाँ प्रिंसिपल को लिखेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। जो आयरन लिमिट टेस्ट है वो बेस्ड है थायोग्लाइकोलिक एसिड और फेरस आयन के रिएक्शन के बीच में, इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम। जो सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है और मीडियम जो रहता है अल्कलाइन होता है, जो अमोनिया से में जिसको मेंटेन करते हैं, in ammoniacal alkaline medium. So the purple colored ferrous thioglycolate complex is formed. So the purple colored ferrous thioglycolate complex form, इस रिएक्शन की वजह से फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसका कलर जो रहता है पर्पल कलर होता है, जिसका कलर जो है वो पर्पल कलर होता है। एक सेंटेंस हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा, अब हम इसको कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे, उसका रिजल्ट लिखेंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है वो सैंपल सॉल्यूशन में भी फॉर्म होगा, सैंपल सॉल्यूशन में भी, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी फॉर्म होगा। अगर सैंपल सॉल्यूशन में जो आयरन होगा तो कुछ ना कुछ पर्पल कलर यहाँ डेवलप होगा, और क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आयरन है, जो 20 ppm ऑफ आयरन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसके अंदर आयरन है तो पर्पल कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डेवलप होगा। ये हमारे लिए आइडियल है, जो इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पर्पल कलर की इंटेंसिटी को सामने रखकर हम सैंपल सॉल्यूशन में जो पर्पल कलर डेवलप हुआ है उसकी इंटेंसिटी से कंपेयर करेंगे। अगर सैंपल सॉल्यूशन में पर्पल कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पर्पल कलर की इंटेंसिटी से कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सैंपल जो है वो पास है अकॉर्डिंग टू द आईपी के अकॉर्डिंग सैंपल जो है वो पास है। तो यहाँ हम अब यहाँ कंपैरिजन में करेंगे सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो पर्पल कलर अगर डेवलप हुआ उससे, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में पर्पल कलर है उससे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो सैंपल सॉल्यूशन के पर्पल कलर से लाइट है या डार्क है, उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर आयरन is based on reaction between ferrous ion and thioglycolic acid in presence of 20% citric acid in ammoniacal alkaline medium. So the purple colored ferrous thioglycolate complex is formed. अब इसके बाद कंपेयर करेंगे द पर्पल इंटेंसिटी, यहाँ अब कलर की इंटेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द सैंपल सॉल्यूशन इज कंपेयर विद इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द सैंपल सॉल्यूशन इज कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड ferrous thioglycolate complex in the sample solution is less as compared to standard solution, then sample complying the limit test and vice versa. Sample complying the limit test and vice versa. कि यहाँ पर ये लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है, ये बेस्ड है थायोग्लाइकोलिक एसिड और फेरस आयन के रिएक्शन के बीच में, जो 20% सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम में होता है, जिसकी वजह से पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये एक पैराग्राफ हम लिखेंगे। अब पर्पल कलर्ड जो इंटेंसिटी है पर्पल कलर की फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स की सैंपल सोल्यूशन में ज़्यादा है या कम है। अगर सैंपल सोल्यूशन में पर्पल कलर
फेरस थायोग्लाइकोलेट की इंटेंसिटी सैंपल सोल्यूशन में कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे सैंपल पास है। और अगर सैंपल सोल्यूशन में पर्पल कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर की इंटेंसिटी से ज़्यादा है तो सैंपल फेल है, जिसको वाइस वर्सा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ईज़िली हम जो है इसके प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। कि फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 20% सिट्रिक एसिड इन अमोनियकल अल्कलाइन मीडियम, सो द पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये पहला पैराग्राफ है। द पर्पल कलर्ड इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द सैंपल सोल्यूशन इज कंपेयर विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इफ द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स इन द सैंपल सोल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन सैंपल कंप्लाइंग द लिमिट टेस्ट एंड वाइस वर्सा। सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका प्रोसीजर है। यहाँ यही रिएक्शन को देखकर हम इसका प्रोसीजर बहुत इजीली लिख सकते हैं। यहाँ इसका प्रोसीजर लिखना है तो यहाँ जो पर्पल कलर फॉर्म हो रहा है इसमें इसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ अगर हम इसको एक टेबल फॉर्म कर दें जैसे इससे पहले हमने किया था, तो वैसे यहाँ टेस्ट सोल्यूशन या सैंपल सोल्यूशन हम मेंशन करें। एक नेस्लर सिलेंडर में हम लेंगे और दूसरे उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे। एक नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे और दूसरे नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट सोल्यूशन हम यहाँ लेंगे। तो अब जैसे पहला पॉइंट दूसरे भी लिमिट टेस्ट में हम, क्योंकि लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बहुत सारे कंपाउंड में इसको हम परफॉर्म करेंगे, उसको कैरी आउट करेंगे, तो हर एक कंपाउंड की क्वांटिटी, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आईपी में कितने सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को हम परफॉर्म करेंगे। तो अब कोई स्पेसिफिक अगर कंपाउंड का नाम नहीं दिया तो उसके लिए जनरल सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर टेस्ट सॉल्यूशन में जो पॉइंट है जिसको आईपी ने इस सेंटेंस को मेंटेन किया है और आईपी ने इस सेंटेंस को यूज़ किया है कि डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल एज गिवन इन मोनोग्राफ, कि उतने क्वांटिटी डिज़ोल्व करो सैंपल की जितना मोनोग्राफ में दिया गया है, और प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सैंपल एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, और या फिर सॉल्यूशन को ऐसे प्रिपेयर करो जैसा कि आईपी के मोनोग्राफ में डायरेक्शन दिया है। वो पहला सेंटेंस हमको यहाँ मेंशन कर दिए। तो हम किसी भी, ये रॉन्ग नहीं होगा, कोई भी सैंपल भी अगर दे दिया एग्ज़ाम में, कोई भी सैंपल भी पूछ लिया तो उसके लिए ये सेंटेंस अगर हमने लिख दिया तो ये रॉन्ग नहीं होगा कि dissolve the specified quantity of the substance as given in monograph, dissolve the specified quantity of substance as given in monograph, or prepare a solution of substance as directed in the individual monograph। ये हम इसके अंदर लिखेंगे। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में टेक 2 ml आयरन स्टैंडर्ड सोल्यूशन in Nessler cylinder। टेक 2 ml आयरन स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा 20 ppm ऑफ आयरन। इसके अंदर जो रहेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आयरन की क्वांटिटी जो रहेगी 20 ppm ऑफ आयरन, एंड ऐड 40 ml ऑफ वाटर, एंड ऐड 40 ml ऑफ वाटर। उसके बाद 40 ml वाटर इसमें ऐड करना है। तो ये पॉइंट बस डिफरेंट रहेगा कि टेस्ट सोल्यूशन में पहला पॉइंट जो रहेगा डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल एज गिवन इन मोनोग्राफ, और प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। और स्टैंडर्ड में जो हम लेंगे दूसरे नेस्लर सिलेंडर में जो लेंगे, टेक 2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर एंड ऐड 40 ml ऑफ वाटर, इसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो बाकी यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी केमिकल टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे वही केमिकल जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी ऐड करेंगे। यानी वो ये केमिकल दोनों में, टेस्ट सॉल्यूशन वाले नेस्लर सिलेंडर में भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले नेस्लर सिलेंडर में भी, दोनों में साइमल्टेनियसली हम ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट जो होगा ऐड, यहाँ जो सेकेंड पॉइंट होगा वो ऐड 2 ml 20%, ऐड 2 ml 20% citric acid in
नेस्लर सिलेंडर. Add 2 ml 20% citric acid in नेस्लर सिलेंडर. नेस्लर सिलेंडर जो टेस्ट सोल्यूशन वाला नेस्लर सिलेंडर है वो उसमें भी, और स्टैंडर्ड वाला नेस्लर सिलेंडर है उसमें भी हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों के लिए एक लाइन वो करके. सेकंड पॉइंट भी यहाँ सेम रहेगा. Add 2 ml 20% citric acid in नेस्लर सिलेंडर. और स्टैंडर्ड्स के लिए भी Add 2 ml 20% citric acid in नेस्लर सिलेंडर. उसके अंदर थर्ड पॉइंट हम ऐड करेंगे 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड. थायोग्लाइकोलिक एसिड, आयरन फ्री थायोग्लाइकोलिक एसिड. तो 20% ऐड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड इन नेस्लर सिलेंडर, जिसको आयरन फ्री. तो ये इसको आयरन फ्री लिखने के लिए FET हम लिख सकते हैं. ये थर्ड पॉइंट दोनों में भी सेम रहेगा. थर्ड पॉइंट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हम 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे. उसके बाद जो है यहाँ पर सॉल्यूशन को अल्कलाइन करना है अमोनिया से. फोर्थ पॉइंट में दोनों भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले नेस्लर सिलेंडर में भी और टेस्ट वाले नेस्लर सिलेंडर में जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, दोनों के अंदर हमको अमोनिया वहाँ तक के ऐड करना है जहाँ तक के दोनों सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन हो जाए. और अल्कलाइन होने तक के अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके कंटिन्यूसली इसको स्टरिंग करना है. जब वो अल्कलाइन हो जाएगा, और अल्कलाइन या तो हम उसको pH पेपर से चेक कर सकते हैं या लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन अल्कलाइन हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर कलर डेवलप हुआ तो ये शो करेगा कि कलर डेवलप हो रहा है यानी सोल्यूशन अल्कलाइन हो रहा है. अब फोर्थ पॉइंट, मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन विद आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन. फोर्थ, मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन विद आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन. मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया विच इज़ आयरन फ्री. के सोल्यूशन को अल्कलाइन करना है अमोनिया. ये फोर्थ पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड में भी सेम होगा. एंड डायलूट अप टू 50 ml. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है, दोनों भी टेस्ट सोल्यूशन को भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को 50 ml तक के डायलूट करना. डायलूट टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर. डायलूट टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर से जो है दोनों भी नेस्लर सिलेंडर को डायलूट करना है अप टू द मार्क ऑफ 50 ml. 50 ml तक के मार्क. स्टरिंग इमीडिएटली विद ग्लास रॉड. अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 minutes एंड कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर इन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन. इस तरीके से जो पर्पल कलर डेवलप हुआ है वो सैम्पल सोल्यूशन में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में एक दूसरे को कंपेयर करना है. अब अगर ये अब यहाँ देखेंगे, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर इन द टेस्ट सोल्यूशन इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, सैम्पल पासेज द लिमिट टेस्ट. Sample passes the limit test. That means sample complying the limit test as per Indian Pharmacopoeia. तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट टेस्ट को कंप्लाई कर रहा है एज़ पर फार्माकोपिया. इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ कभी कभी रीज़न में पूछता है कि वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. कि लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या रोल है. लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या रोल है उसको पूछता है, या उसके साथ साथ वाई सिट्रिक एसिड इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में सिट्रिक एसिड को क्यों यूज़ करते हैं. लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में सिट्रिक एसिड को क्यों यूज़ करते हैं. तो एक तो पहला, व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. आयरन जो है या तो ऑक्सीडाइज स्टेट में भी हो सकता है, यानी फेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, फेरस फॉर्म में भी होता है. थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो फेरस आयरन के साथ रिएक्शन करता है, फेरस फॉर्म के आयन के साथ रिएक्शन करता है, और अमोनियकल अल्कलाइन मीडियम में पर्पल कलर डेवलप करता है. लेकिन अगर आयरन जो है फेरिक फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड पहले फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है. Fe3+ को Fe2+ में ये कन्वर्ट करता है. उसके लिए एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं, Fe3+ है. अगर आयरन जो है फेरिक फॉर्म में है, आयरन फेरिक फॉर्म में है, ये फेरिक आयन है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे. तो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करेगा.
रिएक्शन प्रोडक्ट जो रहेगा तो इस तरीके से पहला ही थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अगर इसको पूछा व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, तो हम बोल सकते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूसेस द फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म, रिड्यूसेस द फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म। पहला पॉइंट, थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में रिड्यूस करता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड is used to reduce the ferric form to ferrous form. Thioglycolic acid is first used to reduce the ferric form to ferrous form. थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस पर्पल कलर विद द फेरस आयन ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरस आयन के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करके पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि थायोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूसेस फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म। थायोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूसेस फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूसेस पर्पल कलर विथ फेरस आयन ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। उसके बाद ये जो है फेरस आयन के साथ रिएक्शन करके पर्पल कलर डेवलप करता है। दूसरा एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कभी कभी रीज़न पूछता है, वाई सिट्रिक एसिड इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। वाई सिट्रिक एसिड इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड को क्यों यूज़ करता है कि सिट्रिक एसिड इसमें क्या है, अमोनिया तो ऐड करते हैं मीडियम को अल्कलाइन करने के लिए, लेकिन सिट्रिक एसिड को क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका मेन रीज़न ये है कि जब अमोनिया को मीडियम के अल्कलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये अमोनिया आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता। तो आयरन और अमोनिया के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड यूज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया को मीडियम के अल्कलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जब अमोनिया को मीडियम के अल्कलाइन करने के लिए ऐड करते हैं तो अमोनिया आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाता। तो आयरन और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ आसानी से बहुत एक ही सेंटेंस में हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, the ammonia solution form precipitate with iron, so the citric acid is used to prevent the precipitation of iron with ammonia. Citric acid is used to prevent the precipitation of iron with ammonia, and the ammonia is used to maintain the alkaline condition of the solution. So अमोनिया जो ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन की अल्कलाइन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। अगर अमोनिया में ऐड करेंगे तो अमोनिया और आयरन जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर लेगा। तो अमोनिया सॉल्यूशन में फॉर्म प्रेसिपिटेट विद आयरन, सो द सिट्रिक एसिड इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया। तो आयरन और अमोनिया के बीच में प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए जो है वो सिट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इसके रिएक्शन को और उसके प्रिंसिपल को हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो लिमिट टेस्ट है वो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल है। लिमिट टेस्ट ये भी कलर रिएक्शन है जिसके अंदर ब्राउन कलर डेवलप होता है। यहाँ लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल है। हैवी मेटल के अंदर सारे मेटालिक कंपाउंड्स आ गए, तो हम सारे मेटालिक कंपाउंड्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हैवी मेटल्स जितने भी हैवी मेटल्स हैं उसके लिए ये लिमिट टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर में भी हम जो रिएक्शन देखेंगे वो भी एकदम सिंपल रिएक्शन है। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वो मेटालिक आयन के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड फॉर्म करता है। ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड फॉर्म करता है। और ये रिएक्शन भी जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है। एसिडिक रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये मेटालिक आयन है। ये मेटालिक आयन है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो मेटालिक आयन के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से मेटल सल्फाइड पर्पल कलर मेटल सल्फाइड फॉर्म करता है। तो जैसे हमने अभी तक के इसके ये रिएक्शन है
तो एग्ज़ाम में जो पूछता है राइट द रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल, कि रिएक्शन और प्रिंसिपल लिखना है जो हैवी लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल में इन्वॉल्व है। तो सिंपल वे में हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है मेटेलिक आयन के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फाइड फॉर्म करता है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके से, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेटेलिक आयन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक कंडीशन। सो द ब्राउन कलर्ड मेटल सल्फाइड इज़ फॉर्म, मेटल सल्फाइड इस फॉर्म, जिसकी वजह से ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड फॉर्म होगा। और ये ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड जो फॉर्म होगा वो सैम्पल सोल्यूशन में भी फॉर्म होगा अगर उसके अंदर हैवी मेटल होंगे, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्योंकि स्पेसिफिक क्वांटिटी हम उसकी स्टैंडर्ड की यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी ब्राउन कलर फॉर्म होगा। तो अब यहाँ इंटेंसिटी चेक करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड form in the sample solution is compared with intensity of brown color metal sulfide form in the standard solution. If the intensity of brown color in the sample solution is less as compared to standard solution, then sample complying the limit test and vice versa. अगर यहाँ पर लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल जो बेस्ड है रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड और मेटालिक आयन के रिएक्शन के बीच में, जो ये रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक कंडीशन के अंदर होता है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर का मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये पहला पैराग्राफ लिखे। ये अब ब्राउन कलर का मेटल सल्फाइड जो फॉर्म हुआ है सैम्पल सोल्यूशन में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, इसकी इंटेंसिटी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर ब्राउन कलर की इंटेंसिटी सैम्पल सोल्यूशन में कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हम बोल सकते हैं सैम्पल पासेस द लिमिट टेस्ट। अगर नहीं है वाइस वर्सा बोल सकते हैं तो सैम्पल फेल द लिमिट टेस्ट एंड दैट मीन डज नॉट कंप्लाइंग द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। तो इस तरीके से हम इसका जो है प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेटेलिक आयन इन एसिडिक कंडीशन। सो द ब्राउन कलर मेटल सल्फाइड इज फॉर्म. The intensity of brown color metal sulfide form in the sample solution is compared with intensity of brown color metal sulfide form in the standard solution. If the intensity of brown color in the sample solution is less as compared to standard solution, then sample complying the limit test and vice versa. तो sample जो है limit test को comply करता है, और अगर इंटेंसिटी सैंपल में ज़्यादा है तो वो सैंपल को लिमिट टेस्ट को कंप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर भी देखें तो एक प्रोसीजर है, बहुत इजी प्रोसीजर है। इसके अंदर भी हम दो कॉलम बना लेंगे, एक टेस्ट सोल्यूशन के लिए कॉलम बना लेंगे और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए टेस्ट सोल्यूशन है और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इसमें पहला पॉइंट तो हम वैसे लिखेंगे, डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ दिस सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ, और प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ एंड ट्रांसफर द 25 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर। ये इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रांसफर 25 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इन सैम्पल सोल्यूशन के लिए उतनी क्वांटिटी लेना जितना आईपी ने मेंशन किया है, या सॉल्यूशन को इस तरीके से बनाना जैसा कि डायरेक्शन आईपी ने दिया है, उसमें से 25 लेकर नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टेक 1 ml लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो लीड की क्वांटिटी जो रहेगी वो 20 ppm ऑफ लीड, लीड की क्वांटिटी जो रहेगी वो 20 ppm रहेगी। एंड डाइल्यूट टू 25 ml एंड डाइल्यूट टू 25 ml विथ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर 25 ml तक के डाइल्यूट करना है डिस्टिल वाटर से। तो पहला पॉइंट हम टेस्ट सोल्यूशन में लिखेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में पहला पॉइंट टेक 1 ml ऑफ लीड स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट टू 25 ml विथ डिस्टिल वाटर। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सोल्यूशन के पीएच को एसिडिक कंडीशन में मेंटेन करना है, यानी एसिडिक पीएच मेंटेन करना है। और ख़ास तौर से जो पीएच मेंटेन होगा जिसमें सही रिजल्ट जो मिलेगा, अगर पीएच को हमने 3 से 4 के बीच में एडजस्ट किया, पीएच सोल्यूशन की पीएच को 3 से 4 के बीच में एडजस्ट किया,
तो जो है रिज़ल्ट जो है बेटर रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे दोनों के लिए। अब यहाँ से सारे पॉइंट्स दोनों के लिए सेम होगा, पहला पॉइंट डिफरेंट होता है, बाकी के सारे पॉइंट जो है सेम केमिकल्स हम दोनों नेस्ले सिलेंडर में ऐड करेंगे, टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नेस्ले सिलेंडर में भी। तो सेकेंड पॉइंट जो दोनों में कॉमन होगा, एडजस्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन in between 3 and 4 either with acetic acid, dilute acetic acid और dilute ammonia solution। के थर्ड सेकंड पॉइंट के दोनों में, इस टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो है सोल्यूशन की pH को 3 से 4 के बीच में एडजस्ट करना है, या डाइल्यूट एसिटिक एसिड के ज़रिए से या डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन के ज़रिए से। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड के ज़रिए से या डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन के ज़रिए से। तो ये एक चीज़ माइंड में रखना है कि जब हमने टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन दो नेस्ले सिलेंडर में दे दिया, अब उसकी pH को हमको चेक करना है। अगर pH इफ़ इट इज़ बिलो 3, 3 से कम है, 3 से कम है, डैट मीन्स सोल्यूशन इज़ मोर एसिडिक, सोल्यूशन इज़ मोर एसिडिक। अगर 3 से कम है तो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है। तो उस वक्त हम pH को ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे करेंगे? जब अमोनिया डालेंगे, अल्कली डालेंगे तो जो pH जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो और अगर pH 4 से ज़्यादा है, 5 है, सोल्यूशन की हमने pH चेक किया और pH 5 है, अब हमको 4 pH करना है या 3.5 pH पे सोल्यूशन की को एडजस्ट करना है, तो फिर एसिडिक एसिड डाल के हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे, एडजस्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन in between 3 and 4 either by dilute acetic acid or dilute ammonia solution, either by डाइल्यूट एसिटिक एसिड सोल्यूशन और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, दोनों में। ये सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, डाइल्यूट विथ वाटर टू अबाउट 35 ml। दोनों नेस्ले सिलेंडर में जो सोल्यूशन है उसको 35 ml तक के डाइल्यूट करना है। उसके बाद ऐड 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन एंड मिक्स। फोर्थ पॉइंट हम जो लिखेंगे, ऐड 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन एंड मिक्स। चौथा पॉइंट हम जो लिखेंगे कि 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन हम डालेंगे, दोनों के अंदर डालेंगे। फिर फाइनली जो है डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर, डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर। तो इस तरीके से हम जो है इसका प्रोसीजर बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसका प्रोसीजर इसके केमिकल को देख के, इससे पहले भी जैसे बताया था, इसके केमिकल को देखकर इसका प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो ये लिमिट टेस्ट है, इसका रिएक्शन है उसका, और इसके साथ साथ उसका प्रिंसिपल है, उसके प्रोसीजर है। एक लिमिट टेस्ट को अगर हमने अपने माइंड में रख दिया और उसके केमिकल रिएक्शंस हमको मालूम है, तो उसी से हम प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हैं। और क्योंकि मैंने सेम वर्डिंग्स उसमें यूज़ किया है, और इस रिएक्शन को देखकर उसका प्रोसीजर को भी इजीली हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो के अंदर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक उसको एक्सप्लेन करेंगे।